हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे हैं। आज मैं आपको लोड कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने जा रही हूँ। प्रीवियसली मैंने आप लोग को 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली बताए थे। वो था मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद मैंने एक आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, पर कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर रहे उससे रिलेटेड ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स्ट्रा वाले भी पता होने चाहिए, तो इसलिए मैंने आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था। और आज मैं आप लोग को लोड कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जा रही हूँ। एक दिन मेरे वीडियो का गैप हो गया था, मैं पब्लिश नहीं कर पाई, कुछ प्रॉब्लम थी। तो मतलब ये बहुत ही रेयर होता है मेरी तरफ से। मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूस वीडियोस पब्लिश होते ही हैं। सैटरडे संडे अगर आप कोई अपना क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो उसके आंसर के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझे टर्शरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का बोला था, तो वो मैं वीडियो बनाऊंगी उस पर भी। और बाकी स्टूडेंट से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं डीसी मोटर कब स्टार्ट करने वाली हूँ, तो सून आई विल बी स्टार्टिंग डीसी मोटर्स कंटेंट, क्योंकि अभी डीसी जनरेटर एक बार फ्लो में ख़त्म हो जाए फिर मैं डीसी मोटर स्टार्ट करूँगी और विद इन 2-3 वीडियोस के बाद ही आपको डीसी मोटर का कंटेंट मिलने लगेगा। किसी ने मुझे सिंक्रोनस मशीन का भी कहा था, तो बेटा ज़रूर से मैं सिंक्रोनस मशीन के भी वीडियोस अब बनाने वाली हूँ। एक बार डीसी मोटर या डीसी मशीन ख़त्म हो जाए फिर मैं सिंक्रोनस मशीन का शुरू करूँगी। पर हाँ, ये मेरी एडवाइस है कि डीसी मशीन्स को बहुत अच्छे से समझ लो, तो सिंक्रोनस मशीन आसानी से समझ में आ जाती, चाहे जनरेटर हो या मोटर हो। तो वहाँ तक जाने के लिए डीसी वाला जो कंटेंट है वो समझना ज़रूरी है, फ़ायदेमंद होता है, मदद ही करेगा आप लोगों को सिंक्रोनस मशीन समझने में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ये कर्व प्लॉट किया जाता है वीटी और आईएफ के बीच में। वीटी मतलब टर्मिनल वोल्टेज, मतलब लोड के अक्रॉस का वोल्टेज, और आईएफ मतलब फील्ड वाइंडिंग में से बहने वाला करंट। अब नेचुरली फील्ड वाइंडिंग पर बहने वाला में से बहने वाला जो करंट है वो पोल्स को स्ट्रेंथन करता है, मतलब पोल्स की पोल स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। तो नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल, साउथ पोल को साउथ पोल बनाने में हमें ये फील्ड करंट ही मदद करता है। उसकी वजह से फील्ड फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और फील्ड फ्लक्स में एग्जिस्ट करने वाले फील्ड फ्लक्स में अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को, मतलब रोटर को एक स्पीड से घुमाते हैं, तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ये आर्मेचर के कंडक्टर्स जो होंगे, ये आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी वो फील्ड फ्लक्स को कट करेगी और उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है। यही फंडामेंटल है, यही वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी जनरेटर का। उसकी वजह से आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज जनरेट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होगा तो आर्मेचर करंट भी बहने लगता है, और उसकी वजह से आर्मेचर ऑपरेशन में, मतलब डीसी जनरेटर का ऑपरेशन ऐसे होता है, ऐसे फंक्शनिंग होती है। तो अब यहाँ पर जब मुझे आईएफ के अगेंस्ट वीटी को चेकआउट करना है ताकि मैं ये वाला कर्व, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व प्लॉट कर सकूं, मतलब आईएफ मेरे लिए एक सेपरेट कंट्रोलिंग पैरामीटर होना चाहिए जिस पर फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, उसी पर जनरेटेड ईएमएफ आर्मेचर का डिपेंड कर रहा है, और उसी पर टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड कर रहा है। मतलब हर, ये कहने का मतलब है कि वीटी किस पर डिपेंड कर रहा है, आईएफ पर डिपेंड कर रहा है। तो आईएफ वीटी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर टाइप का डीसी जनरेटर, चाहे वो सीरीज हो, शंट हो, या फिर कंपाउंड टाइप का हो, हर टाइप का डीसी जनरेटर लोड कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने के लिए सेपरेटली एक्साइटेड जैसा ही रन होता है, ताकि आईएफ वाला सर्किट अलग हो, इसको हम अलग से कंट्रोल करके आईएफ की वैल्यू बढ़ा सके और उसके करस्पॉन्डिंग हम वीटी को चेकआउट कर सके। तो हमारे पास आईएफ के करस्पॉन्डिंग वीटी की वैल्यूज होगी, तो हम फिर ये वाला कर्व प्लॉट कर पाएंगे, ये एक कर्व प्लॉट हो पाएगा, और यही हमारा लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इससे रिलेटेड कुछ कंस्ट्रेंट्स है। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा प्लॉट किया जाता है कांस्टेंट आर्मेचर करंट पर और कांस्टेंट स्पीड पर ड्रॉ किया जाता है। और अगर हम कहें कि ये आर्मेचर करंट कांस्टेंट होता है, अगर आर्मेचर करंट होगा ही नहीं, चलिए मैं यहाँ से बताती हूँ, अगर आर्मेचर करंट फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, नहीं फ्लो हो पा रहा है का क्या मतलब है कि हमने लोड ही नहीं लगाया, तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, 0। और इसको हमने टर्मिनल वोल्टेज, मतलब ये हमने क्या रखा है, ओपन सर्किट है,
ये क्या है, ओपन सर्किट है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलता जाएगा और उसको अगर मैं फील्ड करंट के साथ प्लॉट करूँ, तो फील्ड करंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज को प्लॉट करते तो मुझे मैग्नेटाइजेशन कर्व मिलता है। अब हम ये समझ चुके हैं। अब जैसे ही मैं इसको लोड लगा देती हूँ, इसके अक्रॉस लोड लगा देती हूँ और आर्मेचर सर्किट कंप्लीट होने की वजह से आर्मेचर करंट, या कहना चाहिए ये आर्मेचर करंट है तो यही लोड करंट है, लोड करंट बहने लगता है। तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज किसकी वजह से मिलेगा, जनरेटेड ईएमएफ माइनस आर्मेचर रिएक्शन माइनस IaRa ड्रॉप, तो ये टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। अब इस टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में जो कर्व प्लॉट होगा वो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स से, जैसा अभी मैंने बताया। अब हमारी कंडीशन क्या है, आर्मेचर को हमें कांस्टेंट, आर्मेचर करंट को हमें कांस्टेंट रखना है। आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखते से ही IaRa ड्रॉप भी कांस्टेंट हो गया है, आर्मेचर रिएक्शन भी कांस्टेंट हो गया है। मतलब जैसे जैसे फील्ड करंट मैं बढ़ाती चली जाऊंगी, EAO बढ़ता चला जाएगा, पर ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो VT बढ़ता चला जाएगा। मतलब फील्ड करंट को बढ़ाते जा रहे हैं तो EAO बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से VT बढ़ता चला जा रहा है। तो हम इसकी IF की रीडिंग्स के करस्पॉन्डिंग VT की रीडिंग्स को ले लेंगे और कर्व प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से जब हमारे ये दोनों ड्रॉप्स जो है ये कांस्टेंट हो चुके हैं, तो अब ये जो कर्व होगा, ये जो लोड कर्व होगा वो एग्जैक्टली मैग्नेटाइजेशन कर्व के पैरेलल प्लॉट होता है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन कर्व में से ये EA और IF के बीच का जो कर्व प्लॉट होगा वो मैग्नेटाइजेशन कर्व है, और इन दोनों के बीच का जो कर्व होता है वो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है। तो EAO में से कांस्टेंट वैल्यू EAR की और IAR की इतनी सब्ट्रैक्ट करें तो हमें नो लोड पे अगर ये कर्व मिल रहा है तो लोड कंडीशन में हमें नो लोड कर्व का ये पॉइंट मिल रहा है हमें, नो लोड कंडीशन का मैग्नेटाइजेशन कर्व का, तो लोडेड कंडीशन में जब आए करंट बह रहा है तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। मतलब इस इतने EAO में से इतना EAR सब्ट्रैक्ट होगा और इतना IAR सब्ट्रैक्ट होगा, तो ठीक इसके नीचे हमें जो है लोड कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं मैग्नेटाइजेशन कर्व के किसी भी पॉइंट से, मैग्नेटाइजेशन कर्व के किसी भी पॉइंट से अगर मैं IARA EAR सब्ट्रैक्ट करूं और IARA सब्ट्रैक्ट करूं तो मैं कौन से पॉइंट पे पहुंच जाती हूं, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट पे पहुंच जाती हूँ। मतलब मैग्नेटाइजेशन कर्व में से एक कांस्टेंट क्वांटिटी EAR की सब्ट्रैक्ट कर दे और IARA की सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें VT के पॉइंट्स मिलने लगेंगे। ये वाले पॉइंट्स लोड कैरेक्टरिस्टिक्स से, VT के नहीं, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स मिलने लगेंगे। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व के वोल्टेज में से कांस्टेंट अमाउंट आर्मेचर रिएक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दे, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप का, वोल्टेज ड्रॉप का, और IARA का एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन कर्व के पैरेलली हमें क्या मिलेगा, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने लगेगा। तो इस तरीके से मैं लोड कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव कर सकती हूँ। पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करते हैं वो भी समझना जरूरी। अभी तो मैंने बताया लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है और ये बताया मैंने मैग्नेटाइजेशन कर्व के एग्जैक्टली ये पैरेलल होता है। अभी मैंने रीजन भी कोट किया कि क्यों ये मैग्नेटाइजेशन कर्व के एग्जैक्टली पैरेलल होता है, क्योंकि हमने I कांस्टेंट रखा हुआ है तो आर्मेचर रिएक्शन भी कांस्टेंट हो रहा है और IARA ड्रॉप भी कांस्टेंट हो रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व, नो लोड का जो कर्व है उससे अगर ये ड्रॉप सब्ट्रैक्ट कर दे तो I लोडेड कंडीशन वाला लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल जाएगा। ठीक, अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का तरीका क्या है, तो जैसा मैंने बताया किसी भी DC जनरेटर को हमको सेपरेटली एक्साइटेड जैसा रन करना पड़ेगा। तो मैंने फील्ड वाइंडिंग का सर्किट अलग लिया है और आर्मेचर और लोड का सर्किट अलग लिया। फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस हमें एक एक्साइटेशन वोल्टेज दिया है, DC वोल्टेज, और साथ में हमने रियोस्टेट भी लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे ये तो कांस्टेंट वोल्टेज हम सप्लाई कर दे रहे हैं, पर रियोस्टेट के थ्रू मैं IF की वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाऊंगी। तो शुरुआत में ये रियोस्टेट का मैक्सिमम रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर रहेगा और जैसे जैसे IF की वैल्यू बढ़ा रही हूँ, मतलब IF की वैल्यू को मैं इस रेजिस्टेंस को कम कर करके मैं IF की वैल्यू को बढ़ा रही हूँ, IF की वैल्यू बढ़ाती जा रही हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज मिलता चला जा रहा है। पर ये टर्मिनल वोल्टेज मुझे बदलता हुआ मिल रहा है।
IF बदल रहा है तो नेचुरली EAO बदल रहा है। इसी सर्किट से इसी इक्वेशन से देखें, IF बदलता जा रहा है पर ये दोनों तो कांस्टेंट है क्योंकि हमने I को कांस्टेंट रखना है। IF बदलता जा रहा है तो EAO बढ़ता जा रहा है, IF बढ़ता जा रहा है तो EAO बढ़ता जा रहा है, EAO बढ़ रहा है तो VT भी बढ़ता चला जा रहा है। IF बढ़ता जा रहा है तो EAO भी बढ़ रहा है क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो जनरेटेड EMF बढ़ रहा है आर्मेचर के अक्रॉस का, और जनरेटेड EMF बढ़ रहा है तो टर्मिनल का जो है वोल्टेज भी बढ़ता चला जा रहा है। पर हमें रखना तो IA को कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो IA को कांस्टेंट रखना है। मैं इसको कैसे समझा सकती हूँ, यहाँ पर बता देती हूँ। चलिए यहीं पर बता देती हूँ। VT जो है लोड करंट जो होता है या IA करंट अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा IR के बराबर, वही हो जाएगा VT अपॉन RL के बराबर। अब VT किसके बराबर है? VT जो बराबर है वो है EAO माइनस EAR माइनस IARA के बराबर है और डिवाइडेड बाय RL है। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, पर ये तो बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब IA भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता जाएगा। फिर से समझिए, I किसके बराबर है? लोड करंट के बराबर है। लोड करंट को मैं VT अपॉन RL से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अभी अभी मैंने समझा IF को बढ़ाने पे EAO बढ़ रहा है, EAO बढ़ाने पे VT बढ़ रहा है, VT बढ़ता जा रहा है, पर ये लोड को अगर मैं कांस्टेंट रखती हूँ तो IA बढ़ जाएगा, IA बढ़ जाएगा या लोड करंट बढ़ जाएगा। तो मुझे इसको कांस्टेंट रखने के लिए इस RL को एडजस्ट करते रहना पड़ेगा ताकि कांस्टेंट करंट बहता रहे। मेरी कंडीशन है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की, RL को मुझे चेंज करते रहना पड़ेगा या फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा जिसके मैग्नीट्यूड को मैं एडजस्ट करके IA को मैं कांस्टेंट रख सकती हूँ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि IA को हम कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं। तो क्या क्या हुआ? स्पीड को कांस्टेंट रखा, IA को इस तरीके से कांस्टेंट रख रहे हैं, VT बढ़ रहा है पर RL को एडजस्ट करके IA को कांस्टेंट रख रहे हैं। IF कम से ज़्यादा कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंगली VT भी कम से ज़्यादा हो जा रहा है। इस तरीके से ये कर्व हमें प्लॉट होता है। अब ये बीच का कर्व क्या है ये बताना चाहूँगी मैं। ये प्लॉट करने का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, हम उसको ग्राफ पे ही बना सकते हैं सीधे सीधे। चलिए मैं तरीका बताती हूँ, ये क्या है ये भी बताती हूँ। VT का जो एक्सप्रेशन होता है वो EAO जो जनरेटेड EMF है उसमें से आर्मेचर रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दे और आर्मेचर ड्रॉप को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें VT मिलता है। पर अगर किसी तरीके से मैं EAO माइनस EAR पता कर सकूं, जिसे मैं क्या कह रही हूँ, EAO माइनस EAR को मैं EA बोल रही हूँ, जनरेटेड EMF वो वाला जिसमें से आर्मेचर रिएक्शन वाला ड्रॉप सब्ट्रैक्ट कर चुके हो। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने ये बताया है EA, प्रीवियस वीडियो में मैंने EAO भी बताया है, EA भी बताया है, EAR भी बताया है, VT भी बताया है। तो EAO माइनस EAR को मैं EA से रिप्लेस कर दूं और माइनस IARA ये है ही तो इसकी जगह EA आ गया, ये माइनस IARA आ गया तो ये भी VT की इक्वेशन ही होगी। अब ये वाला जो कर्व है ये बना है EAO और IF के बीच में, EAO और IF के बीच में है। ये वाला जो कर्व है वो VT और IF के बीच में है। एक कर्व जो है वो VT और IF के बीच में है। C कर्व जो है वो EAO और IF के बीच में है। तो जो इंटरमीडिएट कर्व है B कर्व वो EA और IF के बीच में। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये वाला कर्व VT वर्सेस IF है, ये वाला कर्व EA वर्सेस IF है और ये वाला कर्व EAO वर्सेस IF है। इस तरीके से आप समझ सकते तीनों कर्व्स को। पर मिडिल वाला B कर्व एक्सपेरिमेंट से नहीं पता कर सकते, हमारे पास कोई तरीका नहीं। हाँ, ग्राफ पर ग्राफिकली मैं ऑन पेपर EA को प्लॉट कर सकती हूँ, EA वाले कर्व को मतलब B कर्व को प्लॉट कर सकती हूँ। कैसे? अगर मुझे RA पता है, RA पता चल सकता है, मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो के एंड में कि RA कैसे पता करते हैं। RA मुझे पता है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है,
मेरे पास ये वाला कर्व ए कर्व आ चुका है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके। मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला भी एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया तो मेरे पास सी कर्व भी आ गया है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो मुझे मालूम है वो ई ए आर और आई आर है, क्योंकि ये तो नो लोड पे हो रहा है, लोड का सवाल ही नहीं, और ये वाला कर्व प्लॉट हो रहा है कांस्टेंट लोड पर, कांस्टेंट आर्मेचर करंट पर। तो कांस्टेंट आर्मेचर करंट मतलब ये वर्टिकल हाइट दोनों कर्व्स के बीच में इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल है। दोनों कर्व सी और ए कर्व के बीच की वर्टिकल हाइट इक्वी डिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आई कांस्टेंट है, इसलिए ये नो लोड का कर्व है, ये लोड कंडीशन का कर्व है, दोनों के बीच का वर्टिकल हाइट कांस्टेंट है। अब मुझे आर ए मालूम है, मुझे आई ए मालूम है, आई ए की क्वांटिटी मालूम है, तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट से, अगर किसी भी पॉइंट के वोल्टेज पर, मतलब ये वाला वोल्टेज हो गया इतने में, मैं अगर नॉन आई आर ए ऐड कर देती हूं तो मुझे ये इतना ऐड करने पर मैं इस पॉइंट को अटेन कर लूंगी दोनों कर्व्स के बीच के। ऐसे ही यहां पर इतना भी सी का ए कर्व का पॉइंट है, इसमें मैं आई आर ए जोड़ दूं तो मैं पहुंच जाऊंगी यहां पर। इस तरीके से इस कर्व के हर पॉइंट को मुझे मल्टीपल पॉइंट्स मिल सकते इस कर्व के, क्योंकि ए कर्व के वर्टिकल हाइट्स में मैं आई आर ए जोड़ती चलूं तो मुझे बी कर्व के पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो मैं बी कर्व प्लॉट कर लूंगी। हो गया। अब ये बी कर्व अभी बताया क्या है, ई ए और आई एफ के बीच का प्लॉट है। तो सी और बी के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या मिलने लगा? आर्मेचर रिएक्शन का डिफरेंस मिलने लगा वर्टिकल। मेरे पास मेजर करने का कोई तरीका नहीं है आर्मेचर रिएक्शन को, पर ये कर्व को प्लॉट कर सकती, ये वाले कर्व को प्लॉट कर सकते। तो इस थर्ड कर्व में, मतलब एक कर्व में मैं वर्टिकल हाइट आई आर की जोड़ दूं तो मैं बी कर्व पे पहुंच जाऊंगी, और बी कर्व और सी कर्व के बीच का डिफरेंस मुझे क्या देने लगेगा? आर्मेचर रिएक्शन ई ए आर क्वांटिटी मुझे पता चलने लगेगी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से मैग्नेटाइजेशन कर्व प्लॉट किया, एक्सपेरिमेंट से लोड कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किया, और लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में आई आर ए ऐड करके मुझे ये मिडिल बी कर्व मिलने लगा। अब मैं एक चीज और आपको, इन्फरेंसेस मतलब इन कर्व्स को रीड करके मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है उसको मैं वोल्टेज में मेजर करी। ये जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप हो रहा है ई ए, इस हाइट को मैं EAO1 बोल रही हूँ, EAO1 बोल रही हूँ। इस वाली हाइट को मैं EA1 बोल रही हूँ, और इस वाली हाइट को मैं VT1 बोल रही हूँ। C कर्व पर हर जगह EAO अवेलेबल है, B कर्व पर हर जगह मुझे वर्टिकल हाइट्स में EA अवेलेबल है, और A कर्व पर वर्टिकल हाइट्स में मुझे VT अवेलेबल है। तो IF1 के करस्पॉन्डिंग जो EAO मिल रहा है उसे मैं EAO1 बोल रही हूं। IF1 के करस्पॉन्डिंग मुझे जो B कर्व पर वर्टिकल हाइट मिल रही है उसे मैं EA1 बोल रही हूं, और IF1 के करस्पॉन्डिंग A कर्व पर जो मुझे वर्टिकल हाइट मिल रही है उसको मैं VT1 बोल रही हूं। नो लोड पर IF1 जनरेट करता है कितने वोल्टेज को? EAO1 को। अगर लोड जैसा अभी IA वाला है जो कि कांस्टेंट है, IF1 जनरेट करता है EA1। लोड कंडीशन में IF1 B कर्व पर जनरेट करता है EA1। ठीक, अब अगर मैं इस EA1 को हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के उसका इंटरसेक्शन मैग्नेटाइजेशन कर्व पर देखती हूं, और इसे मैं फील्ड करंट की एक्सिस पे ड्रॉप करती हूं, तो मुझे IF2 मिलता है। फिर से मैं बोल दूं, B कर्व पर लोडेड कंडीशन में IF1 के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज मिल रहा है मुझे वो EA1 मिल रहा है,
और इसी को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के मैग्नेटाइजेशन कर्व पर ले रही हूँ EA1 को। ये भी EA1 है, ये भी EA1 है, पर ये मुझे मैग्नेटाइजेशन कर्व पर मिल रहा है और ये मुझे B कर्व पर मिल रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व पर जो मुझे हाइट मिल रही है वो क्या मुझे इंप्लाई कर रही है, क्या समझा रही है मुझे, कि नो लोड कंडीशन में जनरेटेड वोल्टेज अगर EA1 के बराबर चाहिए, जनरेटेड वोल्टेज नो लोड कंडीशन में इसके अक्रॉस अगर EA1 के बराबर चाहिए, इसके अक्रॉस EA1 के बराबर चाहिए, तो फील्ड करंट कितना देना पड़ेगा? IF2, IF1 से कम देना पड़ेगा फील्ड करंट। और लोड कंडीशन में आपको टर्मिनल वोल्टेज EA1 चाहिए, टर्मिनल मतलब ये वाला वोल्टेज लोड कंडीशन में चाहिए EA1 के बराबर, तो इसका मतलब आपको फील्ड करंट कितना देना पड़ेगा? IF1। नो लोड कंडीशन में EA1 चाहिए ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, तो आपको करंट फील्ड करंट देना पड़ेगा IF2। और लोडेड कंडीशन में अगर आपको EA1 चाहिए आर्मेचर के क्रॉस, और लोडेड कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन होने लगी है, यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रही है, एक्चुअल ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रहा है EA1 जिसमें आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड नहीं है। और इसको मैं कैसे बता सकती हूँ? नो लोड कंडीशन में अगर IF को मैं IF2 के बराबर रख दूं तो ये प्रोड्यूस करता है कितना EAO, कितना EAO प्रोड्यूस होगा? EA1 के बराबर EAO प्रोड्यूस होगा, EA1 के बराबर EAO प्रोड्यूस होगा विदाउट आर्मेचर रिएक्शन। और यही सेम अगर आपको EA1 प्रोड्यूस करना है लोडेड कंडीशन में, तो आपको ज्यादा फील्ड करंट बहाना पड़ेगा, और वो कितना होगा? IF1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आर्मेचर रिएक्शन में फील्ड करंट required for EAR is IF1 minus IF2। इतना फील्ड करंट आपको कहाँ देना पड़ रहा है, जो कि क्या सप्लाई कर रहा है? आर्मेचर रिएक्शन। मतलब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है, वो ड्रॉप जो है वो कितना फील्ड करंट बढ़ाने पे हम कंपनसेट कर पाते हैं। मतलब मुझे अगर नो लोड कंडीशन में EA1 चाहिए और मुझे लोडेड कंडीशन में भी EA1 चाहिए, तो मुझे कितना फील्ड करंट बढ़ाना पड़ेगा? IF2 से मुझे IF1 कर देना पड़ेगा। और ये जो डिफरेंस है वो कहाँ जा रहा है? आर्मेचर रिएक्शन में लॉस में जा रहा है। मतलब ये जो है इतना, जिसको मैं कह सकती हूँ PT, ये जो पॉइंट है P और T पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतने आर्मेचर रिएक्शन को सप्लाई कर रहा है, इतने ड्रॉप को ये कंपनसेट कर रहा है। और ये वाला ड्रॉप कितना IARA, तो ये जो मेरा एक ट्रायंगल प्लॉट हुआ है PTS, ये पॉइंट S पॉइंट है, ये पॉइंट T पॉइंट है, ये पॉइंट P पॉइंट है। मतलब P, T और S, तो ये बता रहा है आर्मेचर रिएक्शन में यूज होने वाले फील्ड करंट को, ये बता रहा है IARA ड्रॉप को। तो ये वाला ट्रायंगल कहलाता है ड्रॉप रिएक्शन ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल कहलाता है ड्रॉप रिएक्शन ट्रायंगल। और ये इंफॉर्मेशन बेटा आपको होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको लोड कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है। आप लोगों को मैंने शुरू में जब कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए थे तब मैंने कहा था कि मैं एक कर्व से दूसरे कर्व पे जाना सिखाऊंगी। तो इस कर्व से इस पर आना सिखाया ग्राफ पर ऑन पेपर, इस कर्व से मतलब C से A पर आना सिखाया ग्राफ पर ऑन पेपर, A से B पर जाना सिखाया ग्राफ पर ऑन पेपर, पर साथ में A कर्व एक्सपेरिमेंटली कैसे परफॉर्म करते, तो यहाँ मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप से बताया आपको। मैग्नेटाइजेशन कर्व C कैसे प्लॉट करते इसका वीडियो मैं पहले ही पब्लिश कर चुकी हूँ, तो वो अलग है।
पर आज मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी कि बी कर्व प्लॉट नहीं हो सकता, जिसका अभी मैंने कोई नाम नहीं दिया है, मैं एक जस्ट बी कर्व बता रही हूँ। तो इसको प्लॉट हम ऑन पेपर कर सकते हैं, इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। और साथ में मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया जिसको हम ड्रॉप रिएक्शन ट्रायंगल बोलते हैं। इस ट्रायंगल का एक पॉइंट जो है वो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स पर है, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पर है। एक पॉइंट इसका जो है वो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स पर है, और एक पॉइंट जो है वो उस कर्व पर है जो EA और IF के बीच में प्लॉट किया है। ये ट्रायंगल हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कितना फील्ड करंट हमें आर्मेचर रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग बढ़ाना पड़ेगा, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस से रिलेटेड कितना ड्रॉप हो रहा है, और ये ट्रायंगल जो है ये कहलाता है ड्रॉप रिएक्शन ट्रायंगल। तो आज का डिस्कशन बहुत लंबा हो चुका है, पर ये ट्रायंगल से जो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है, ये सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस जनरेटर में या ऑल्टरनेटर की केस में काम आएगा वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का कंटेंट समझ में आया होगा। क्लमजी ज़रूर था पर समझ में आया होगा। फिर से मैं रिवाइज कर दूं मैंने क्या क्या डिस्कस किया। मैंने आपको लोड कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जो कि इन दोनों के बीच में प्लॉट करते हैं। फिर मैंने बताया ये जो कर्व होता है वो मैग्नेटाइजेशन कर्व के पैरेलल होता है, ये बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस कर्व को प्लॉट कैसे करते थे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया। फिर मैंने बताया कि RA अगर हमें नोन है, RA की क्वांटिटी अगर नोन है, तो ये मिडिल कर्व बी कर्व कैसे प्लॉट हो सकता है, इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। फिर मैंने इन तीनों कर्व्स पर एक ड्रॉप रिएक्शन ट्रायंगल आपको बताया, और ये कहा कि ऐसा ही ट्रायंगल हम सिंक्रोनस जनरेटर में भी प्लॉट बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और साथ में मैंने ये भी इंफॉर्मेशन दी कि कितना फील्ड करंट जो है वो आर्मेचर रिएक्शन को सप्लाई करने में यूटिलाइज होता है, जो मैंने यहाँ बताया। IF1 IA के करस्पॉन्डिंग जो भी IA कांस्टेंट है, IA के करस्पॉन्डिंग जो भी आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, उस आर्मेचर रिएक्शन को सप्लाई करने में कितना फील्ड करंट लग रहा है, IF1 माइनस IF2, ये जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर रिएक्शन। मतलब इतना फील्ड करंट हमको बढ़ाना पड़ेगा I के करस्पॉन्डिंग आर्मेचर रिएक्शन को सप्रेस तो नहीं कहना चाहिए, सप्लाई करने के लिए, ये है। तो और साथ में मैंने एक चीज़ और कही थी आपसे कि मैं रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग का, वो अब मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी। शुरुआती मैं इसी से करूंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि RA को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा कंटेंट समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक यू।